Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Lab Sciences, and today we will study about the cell cycle regulation by P53 protein. P53 प्रोटीन किस प्रकार से सेल साइकिल का रेगुलेशन कर सकती है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करते आ रहे हैं, सेल साइकिल के बारे में हमने स्टडी की, उसका रेगुलेशन सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन के द्वारा कैसे किया जाता है, आरबी प्रोटीन किस प्रकार से सेल साइकिल का रेगुलेशन करता है और उसमें म्यूटेशनल कंडीशन में क्या होता है। अब मान लो यदि डीएनए में हमें पता है सेल साइकिल जब भी चलता है तो उसमें विशेष प्रकार के चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स। वो चेक पॉइंट्स का कार्य क्या कार्य होता है कि जब भी डीएनए में कोई डैमेज हो जाए तो डीएनए में डैमेज जैसे ही हो जाता है तो चेक पॉइंट्स के द्वारा उस कोशिका के विभाजन को वहीं पर रोक दिया जाता है। कोशिका के विभाजन को उसी स्थान पर रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्यों अगर कोशिका उसी डैमेज डीएनए के साथ नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी तो वो डैमेज डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ता जाएगा और आगे नई आने वाली पीढ़ियां कैसे होगी? म्यूटेटेड उत्पन्न होंगी या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चेक पॉइंट्स काम में आते हैं। इनको चेक पॉइंट्स डीएनए डैमेज का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है P53 प्रोटीन। कौन सी होती है? P53 प्रोटीन। P53 प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होती है? जब भी डीएनए में कोई डैमेज होता है उस डीएनए डैमेज को ये पहचान लेती है और अपनी मात्रा को बढ़ाती है। डीएनए में ये कोशिका में अपनी मात्रा को बढ़ाने लगती है। जितना डीएनए में डैमेज होगा उतनी ही P53 प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगेगी। P53 प्रोटीन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो विशेष प्रकार की वहां पर सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनने लग जाती है। सीडीके इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करेंगी? जो सीडीके है यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देगी और फॉस्फेट ऐड करते ही सीडीके का कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा तो वो अपनी क्रिया यानी फॉस्फेट ऐड करने की क्रिया कंप्लीट नहीं कर पाएगा और आगे कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा कि P53 प्रोटीन या किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखो डीएनए में जैसे ही कोई डैमेज होता है तो मान लो यहां पर कोशिका विभाजन हो रहा था किसी कोशिका में, यहां पर कोई कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए है। यहां पर कोई डैमेज हो जाता है, कोई डैमेज हो गया और डैमेज होते ही क्या होने लगता है? किसकी मात्रा? यहां पर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है एटीएम और एटीआर। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। ये सेंसर प्रोटीन होती है। क्या होती है? सेंसर प्रोटीन, जो क्या पहचान लेती है? डीएनए के डैमेज को पहचान लेती है। तो यहां पर डीएनए का डैमेज हुआ और डीएनए के डैमेज को कौन पहचान लेती है? एटीएम और एटीआर। एटीएम और एटीआर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या पहचान लेती है? डीएनए की डैमेज को, कि डीएनए में कोई डैमेज हो गया या कोई एरर उत्पन्न हो गया या कोई बेस पेयर गलती से गलत जगह पर जुड़ गया। इसको कौन पहचान लेता है? एटीएम या एटीआर। अब ये एटीएम या एटीआर क्या करते हैं? सेंसर होते हैं और ये P53 प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, यानी P53 प्रोटीन का मात्रा बढ़ने लग जाएंगे। कोशिका में सामान्य रूप से पाई जाती है P53 प्रोटीन, लेकिन जैसे ही डीएनए में डैमेज होता है तो इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे ही डीएनए में डैमेज हुआ तो कोशिका में P53 प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगेगी। ये क्या है? P53 प्रोटीन। तो P53 प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगेगी, इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो P53 प्रोटीन क्या करती है? अब देखो P53 प्रोटीन क्या करती है? एक विशेष प्रकार का ये भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का ही कार्य करती है। यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा तो मैंने वहां पर आरबी के बारे में बताया था। आरबी जीन, आरबी प्रोटीन क्या करती है? एक E2F फैक्टर को बाइंड करके रखती है और E2F फैक्टर क्या करता है? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का कार्य करता है। उसी प्रकार से P53 प्रोटीन है, ये भी क्या करती है? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का कार्य करती है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का मतलब ये क्या है? ये न्यूक्लियस में जाएगी। ये न्यूक्लियस है, मान लो इस न्यूक्लियस में कोई डीएनए है, यहां पर ये डीएनए है, इस डीएनए में कोई जीन है। किसके लिए जीन है? सीडीके के लिए। सीडीके यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने लास्ट वीडियो लेक्चर
देखा हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैंने 2 वीडियो लेक्चर समझाए हैं सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में कि किस प्रकार से सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन बनती है, आरबी प्रोटीन किस प्रकार से कार्य करती है, और लास्ट में आपको समझ में आएगा P53 प्रोटीन किस प्रकार से इसका रेगुलेशन करती है। तो P53 प्रोटीन देखो, जैसे ही डीएनए में कोई डैमेज हुआ तो डीएनए में डैमेज को कौन पहचान लेता है, एटीएम या एटीआर, ये सेंसर प्रोटीन होती है। और ये सेंसर प्रोटीन क्या होती है, कोशिका में P53 प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने लगती है। P53 प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो ये क्या करती है, P53 प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के रूप में। अब ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यानी P53 प्रोटीन एक विशेष प्रकार की जीन पे जाकर जुड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन का कार्य क्या करता है, किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना, तो ये विशेष प्रकार के जीन पे जाकर जुड़ता है और उस जीन का क्या नाम है, CDI। क्या नाम है, CDI, CDKI। तो CDKI का क्या कार्य होता है, देखो CDKI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनिवेटरी प्रोटीन। तो ये क्या करती है, जो CDK प्रोटीन होती है, हमें पता है कोशिका एक फेज से दूसरी फेज में कब जाती है, जब साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, जब साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनता है। जब तक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक कोशिका नेक्स्ट फेज में नहीं जा पाएगी। तो ये क्या करता है, CDKI जीन क्या करती है, इनहिबिटरी जीन है। क्या है, इनहिबिटरी, इनहिबिशन करती है यानी संदमन करती है। किसका संदमन करती है, CDK प्रोटीन का संदमन करती है। CDK का कार्य क्या है, CDK का कार्य क्या है, ये खुद के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर सकती है, किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर सकती है। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ऐड करना, तो काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है CDK में। तो ये क्या, यहां पर एक जीन पाई जाती है कोशिका में, CDKI या CDI भी बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या करती है, इनिबिशन का कार्य करती है। अब इसको एक्टिवेट कौन करती है, P53 प्रोटीन, जो कहां पर कब बनी, जब डीएनए में डैमेज हुआ, और ये जाकर जुड़ती है कहां पर, CDI जीन पर। CDI जीन पर जैसे ही जाकर जुड़ेगी तो वहां पर mRNA बनेगा। क्या बनेगा, mRNA बना, और mRNA से क्या बनेगा, CDI प्रोटीन। ये CDI प्रोटीन बन गई, ये CDI प्रोटीन। अब CDI प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार की होती है। CDI प्रोटीन की बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो P16 होती है, एक P21 होती है, और एक होती है P27। तो ये मुख्य प्रकार की CDI प्रोटीन होती है। तो ये क्या करती है, इनिबिशन का कार्य करती है। CDI प्रोटीन क्या करती है, इनिबिशन का कार्य। किसका इनिबिशन करती है, CDK का कार्य क्या है, फॉस्फेट ऐड करना। तो ये क्या कर देती है, CDI प्रोटीन इसका इनहिबिशन कर देती है। किस प्रकार से करती है, इसमें क्या पाया जाता है, एक टायरोसिन एमिनो एसिड पाया जाता है। कौन सा एमिनो एसिड, टायरोसिन। इस टायरो एमिनो एसिड पर ये क्या कर देती है, फॉस्फेट को ऐड कर देती है। जो पहले तो ये कैसा था, एक्टिवेट था, और जैसे ही ये इस पर फॉस्फेट ऐड कर देता है तो ये कैसी हो जाती है, इनएक्टिवेट। कैसी हो जाएगी, इनएक्टिवेट। अब ये इनएक्टिवेट हो जाएगी तो ये नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को नहीं बना पाएगी और कोशिका नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, CDI प्रोटीन, जिसके एग्जांपल मैंने बताया P16 है, P21 है, P27 है। ये 3 प्रकार की CDI मुख्यतः प्रोटीन बनती हैं जो क्या करती है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट करती हैं। तो P53 प्रोटीन भी क्या है, एक ट्यूमर सप्रेसिंग जीन का ही कार्य कर रहा है। ट्यूमर सप्रेसिंग जीन का ही कार्य कर रहा है, क्योंकि यदि P53 प्रोटीन नहीं बने तो हो सकता है कि कोशिका में इस प्रकार का डैमेज हो जाए जो कोशिका को अनियंत्रित विभाजन के लिए इंड्यूस कर दे और कोशिका अनियंत्रित विभाजन करते रहे, या कोशिका में कोई विशेष प्रकार का डैमेज हो जाए जिससे किसी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। तो P53 प्रोटीन डीएनए डैमेज का सेंसर प्रोटीन है, और P53 प्रोटीन जैसे ही डीएनए में डैमेज हुआ तो P53 प्रोटीन बनी। P53 प्रोटीन क्या करती है, न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस में
CDI प्रोटीन पर जुड़ती है, यानी इनिबिटरी प्रोटीन पर, जो किसकी इनिबिशन करती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की इनिबिशन करती है। और वहां पर जुड़कर जैसे जुड़ती है mRNA का निर्माण होता है, और mRNA क्या आता है, बाहर आता है, बाहर आकर क्या बनता है, mRNA से प्रोटीन बनती है। कौन सी प्रोटीन, CDI प्रोटीन, जो 3 प्रकार की होती है नॉर्मली, P16, P21 और P27। ये क्या करती हैं, ये जाकर क्या कर देती हैं, CDK के ऊपर टायरोसिन एमिनो एसिड पाया जाता है, उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देती है, और फॉस्फेट ऐड करते ही ये इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट का मतलब ये अब किसी टारगेट प्रोटीन पर फॉस्फेट ऐड नहीं कर पाता है और अपनी एक्टिविटी खो देता है, तो ये अपना कार्य नहीं कर पाएगा और कोशिका उसी फेज में क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी या वहां पर अरेस्ट हो जाएगी। कोशिका उसी फेज में अरेस्ट हो जाएगी, और ज्यादातर कोशिका को G1S फेज में अरेस्ट कर लिया जाता है। यदि डीएनए में डैमेज हुआ था तो सिंथेसिस फेज में भी कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है। तो किसी भी फेज में हमें जैसे डीएनए डैमेज का आभास होता है, कोशिका को P53 प्रोटीन बनती है। P53 प्रोटीन CDI प्रोटीन पर आकर जुड़ती है, और CDI प्रोटीन क्या करती है, CDI जीन क्या करती है, CDI प्रोटीन का निर्माण करती है, और CDI प्रोटीन क्या कर देती है, CDK के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देती है। और CDK के ऊपर फॉस्फेट ऐड करते ही साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, और इनएक्टिवेट होते ही ये अपनी क्षमता यानी फॉस्फेट ऐड करने की क्षमता को खो देता है, और नेक्स्ट फेज में कोशिका एंटर नहीं कर पाती है। सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाता है, कोशिका आगे विभाजन नहीं कर पाती है। कब तक नहीं कर पाती है, जब तक कोशिका में ये जो डैमेज है उसको सुधार नहीं दिया जाए, इसका रिपेयरिंग नहीं कर दी जाए। जैसे डीएनए के डैमेज की रिपेयरिंग होती है, ATM और ATR की मात्रा कम होने लगती है, तो P53 की मात्रा भी कम होने लगेगी, और इसका निर्माण बंद हो जाएगा। किसका निर्माण, CDI का निर्माण बंद हो जाएगा, और वापस से ये एक्टिवेट रहेगा, और एक्टिवेट रहेगा, कोशिका आगे विभाजन करना शुरू कर देगी। तो ये था P53 प्रोटीन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छी तरह से सरफेसली समझा दिया है कि किस प्रकार से P53 प्रोटीन कार्य करता है। काफी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, CSIR नेट में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि P53 प्रोटीन किस प्रकार से अपने डीएनए डैमेज को या सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।